नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी 7, उसमें हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन और रिजर्व के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि हमारी हर क्लास में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ह्रास संबंधित होता है, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन जो रिलेट करता है, ये करता है लॉन्ग टर्म एसेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, यानी ह्रास की। ये क्या है कि कोई ये लगता है हमारा स्थायी संपत्ति पर, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पर। कोई भी मशीनरी है, फर्नीचर है, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जब भी उसकी वैल्यू एक समय के बाद ठीक है कम हो जाती है, तो वो जो डिफरेंस रहता है उसके कॉस्ट प्राइस से और जो रिमेनिंग प्राइस रहता है, उसके बीच का जो अंतर होता है, वही हमारा क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, जो वैल्यू डाउन हुई है किसी भी एसेट्स की, वही वैल्यू हमारी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। ठीक है, और ये किससे रिलेट करता है, आपकी लॉन्ग टर्म एसेट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास का आयोजन किन संपत्तियों पर किया जाता है, ऑन विच एसेट्स इज डेप्रिसिएशन प्लान। तो दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन जो प्लान किया जाता है, यानी कि मूल्य ह्रास का आयोजन जो लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आपके फिक्स्ड एसेट्स पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी कि फिक्स्ड एसेट्स पर ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, ह्रास लगाए जाने का कारण है, द रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन लगाने का जो कारण है वो क्या रहेगा कि जब उपयोग होने व समय व्यतीत होने के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी आना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स विद यूज एंड पैसेज ऑफ टाइम। जब समय व्यतीत हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी आप एसेट्स का यूज कर रहे हैं और उसका जो भी आपका समय डाउन हो गया, वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, संपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति पर उसे बेचने से प्राप्त राशि कहलाती है, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड। दोस्तों, जब आप एसेट्स को यूज कर लेते हैं पूरी उसकी लाइफ, यानी कि अगर किसी भी संपत्ति की लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद अगर आप उसको बेचते हैं, वो वैल्यू आपकी कहलाती है दोस्तों रेसिडुअल वैल्यू, अवशेष मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। स्थायी किस्त पद्धति में संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पर संपत्ति का पुस्तक मूल्य होता है। इन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की, ठीक है, तो ये एक बार ही चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि ये वन टाइम वाला है दोस्तों। ध्यान देंगे, वन टाइम अगर कि आपकी एसेट्स का प्राइस 1 लाख है और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर एनम से, तो हमारा जो 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा दोस्तों, वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यानी कि एवरी ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा हमारा 10,000 रुपए। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इस हिसाब से अवशेष मूल्य पर अवशेष मूल्य के बराबर या फिर कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, इक्वल टू द रेसिडुअल वैल्यू इफ देयर इज रेसिडुअल वैल्यू, अदरवाइज 0। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। एक मशीन 40,000 में क्रय की गई तथा उसे स्थापित करने में 6,000 व्यय हुए। मशीन का अवशिष्ट मूल्य 1,000 है, तो स्थायी किस्त विधि से मशीन के अंतिम वर्ष में कितना ह्रास लगाया जाएगा, यदि मशीन का जीवन काल 3 वर्ष है। तो दोस्तों, a machine was purchased 40,000 and cost rupees 6,000 to installment. The machine residual value is 1,000. How much depreciation will be charged in the last year using the fixed installment method if the machine has a life of 3 years? ठीक है,
अगर मैं बात करता हूं दोस्तों किसकी, मशीन की, तो 40,000 में आपने मशीन खरीदी है जिसकी इंस्टॉलमेंट आपने, सॉरी इंस्टॉलमेंट कह रहा हूं दोस्तों, इंस्टॉलेशन करने में 6,000 रुपये आपने लगाए हैं। तो यानी कि टोटल कॉस्ट मेरी मशीन की हुई 46,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेसिडुअल वैल्यू दोस्तों, ठीक है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, टोटल कॉस्ट मेरी 46,000 माइनस जो मेरी रेसिडुअल वैल्यू है 1,000 है एंड एस्टिमेटेड लाइफ मेरी 3 इयर्स है, तो 45,000 डिवाइड बाय 3, तो मेरा आंसर आएगा दोस्तों 15,000। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कितना होगा दोस्तों, 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, क्रमागत शेष विधि एक ऐसी विधि है जिसमें द सक्सेसिव रिमाइंडर मेथड इज अ मेथड इन विच, तो दोस्तों ये हमारी एक ऐसी विधि है जिसमें मूल्य ह्रास की राशि प्रतिवर्ष घटती है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। एक फर्नीचर का अपलिखित मूल्य ह्रास पश्चात 4,50,000 रह गया। ह्रास 10% वार्षिक दर से लगाया गया है। फर्नीचर की लागत क्या थी? मुझे लगता है दोस्तों आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप निकाल लेंगे। द रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन of a piece of furniture is 4,50,000. Depreciation is charged at 10% per annum. What is the cost of furniture? दोस्तों वो सिंपल कैलकुलेशन है, आप टिप्सों पे कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू है हमारी 4,50,000, 10% का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था दोस्तों। तो वैल्यू पहले कितनी थी हमारे फर्नीचर की? सिंपल सी बात है दोस्तों, ये थी हमारी 5 लाख। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 5 लाख पे अगर आप 10% निकालेंगे तो 50,000 होगा, उसमें से माइनस कर देंगे तो 4,50,000 आपकी वैल्यू बचेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन किया जा सकता है। डेप्रिसिएशन मेथड कैन बी चेंज। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन मेथड कैन बी चेंज, परिवर्तन जो किया जा सकता है मूल्य ह्रास विधि में वो किया जा सकता है लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि वैधानिक अनिवार्यता, लेखा मानक की आवश्यकता, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यदि परिवर्तन से संस्था के वित्तीय विवरणों को अधिक उपयुक्तता के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। इफ द चेंज वुड कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी टू बी प्रेजेंटेड मोर एक्यूरेटली। एंड दोस्तों ये तीनों ही हमारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ज्ञात हानि एवं ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इट इज मेड टू मीट नॉन लॉस एंड नॉन लायबिलिटी। तो दोस्तों जिसको यानी कि ज्ञात हानि और ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है दोस्तों हमारा प्रोविजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, जो प्रावधान होगा वही बनाया जाएगा हमारी ज्ञात हानि और ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए। ठीक है, प्रॉफिट में से आपको पता है प्रॉफिट्स में से निकालते हैं प्रोविजन को। ठीक है, ताकि भविष्य में होने वाली जो भी लॉसेस होंगे या लायबिलिटी होगी, ठीक है, उनको पूरा किया जा सके। देनदारों पर छूट के लिए बनाया जाता है। डिस्काउंट ऑन डेटर इज मेड फॉर। तो दोस्तों डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज मेड फॉर, देनदारों पर छूट के लिए जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है दोस्तों आपका प्रोविजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुपद व संदिग्ध ऋण आयोजन निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड एंड डाउटफुल टैक्स प्लानिंग। तो दोस्तों ये है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि ये है आपका
प्रोविजन यानी कि आयोजन, प्रावधान जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। प्रावधान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, द प्रोविजन कैन नॉट बी एक्सरसाइज। तो दोस्तों प्रावधान का जो प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये किया नहीं जा सकता है आपके लाभांश के भुगतान के लिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिवेंचर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। पे ऑफ बैड डेट अभी हमने पीछे बात करी थी दोस्तों, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। और पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, ठीक है, जो इसका यूज नहीं किया जाता वो किया जाता है आपके पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अज्ञात हानियां एवं अज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्माण किया जाता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू मीट अननोन लॉसेस एंड अननोन लायबिलिटी। दोस्तों जिस लायबिलिटी को हम नहीं जानते, जिन लॉसेस को हम नहीं जानते, उसके लिए हम लोग निर्माण करते हैं दोस्तों किसका, रिजर्व यानी संचय का, एक्युमुलेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। संचय का निर्माण किया जाता है, रिजर्व्स आर क्रिएटेड। तो दोस्तों रिजर्व को जो क्रिएट किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए, किसी अज्ञात दायित्व का सामना करने के लिए, टू फेस अननोन लायबिलिटी, भावी आकस्मिकता का सामना करने के लिए, टू मीट फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, ठीक है। तो इन सभी का सामना करने के लिए दोस्तों हम बनाते हैं क्या, रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। लाभांश के लिए वितरण हेतु प्रयोग किया जाएगा, टू बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो दोस्तों डिविडेंड के को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा आपका जनरल एक्युमुलेशन, जनरल, ठीक है, रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, आप जनरल रिजर्व भी यानी जीआर भी आप लिख सकते हैं। अवितरित लाभ कहा जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर कॉल्ड। तो दोस्तों अवितरित लाभ जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके जनरल एक्युमुलेशन को, यानी कि आपके जनरल रिजर्व को, सामान्य संचय। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। विशेष संचय कम करता है, रिड्यूस स्पेशल रिजर्व। तो दोस्तों जो आपका स्पेशल रिजर्व है ये कम करता है आपके नेट प्रॉफिट को। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं उसमें हमारा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट में से ही हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, द एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड इज। तो दोस्तों हमारा जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष जो है यानी कि एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड जो है, ये है हमारा एक स्पेशल एक्युमुलेशन यानी कि स्पेशल रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता, विच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो दोस्तों बैलेंस शीट में जो हम शो नहीं करते वो है आपका सीक्रेट रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। सीक्रेट रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे में शो नहीं करते, बाकी शेयर प्रीमियम, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुप्त संचय का निर्माण किया जा सकता है, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड। तो दोस्तों सीक्रेट रिजर्व का जो सर्जन किया जा सकता है, यह किया जाता है आपके बैंकिंग कंपनी द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा, यानी कि इन सभी के द्वारा सीक्रेट रिजर्व का निर्माण किया जा सकता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुप्त संचय का सर्जन किया जाता है, सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड। दोस्तों हमारा जो सीक्रेट रिजर्व है यानी कि गुप्त संचय है, उसका जो सर्जन किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाकर, अंडर वैल्यू एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, शोधन कोष बनाया जाता है,
सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड। दोस्तों हमारा शोधन कोष जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है दोस्तों ऋण पत्रों को के भुगतान के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर रहेगा। ऋण पत्रों के भुगतान एवं संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु बनाया जाता है। इट इज मेड फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। दोस्तों ऋण पत्रों के भुगतान एवं संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका शोधन कोष का सिंकिंग फंड ऑफ द सेक्शन फंड। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, लाभांश वितरण की दर को समान रखने के लिए बनाया जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड टू कीप द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो दोस्तों लाभांश वितरण की दर को समान रखने के लिए जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लाभांश समानीकरण कोष। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयोजन के कार्य या उद्देश्य नहीं है। द फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर नॉट। यानी कि दोस्तों प्रोविजन के, अगर मैं बात करूं प्रोविजन के कार्य या उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों जो प्रोविजन के कार्य या उद्देश्य नहीं है वो क्या है? सामान्य संचय बढ़ाना, इंक्रीजिंग द जनरल रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, आयोजन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग प्लानिंग? है ना, सॉरी दोस्तों प्लानिंग नहीं है, ये ध्यान रखना, ये प्रोविजन है, ठीक है। तो दोस्तों प्रोविजन के संबंध में कौन सा कथन स्टेटमेंट हमें बताना है सही है? आयोजन का निर्माण लाभों से किया जाता है। द इवेंट इज बिल्ट आउट ऑफ बेनिफिट्स। आयोजन का निर्माण विभाजन योग्य लाभों से किया जाता है। तो दोस्तों हमारी जो पहला कथन था ये बिल्कुल ठीक था, आयोजन का जो निर्माण है वो लाभों से किया जाता है, ठीक है। आयोजन का निर्माण विभाजन योग्य लाभों से किया जाता है। दोस्तों विभाजन योग्य, ध्यान देना, विभाजन योग्य से नहीं किया जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आयोजन बनाना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया कथन, ठीक है। आयोजन का निर्माण ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है। जिस लायबिलिटी को हम जानते हैं उसकी पूर्ति के लिए हम दोस्तों प्रोविजन का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो कथन 4 है ये भी सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट एंड 4 स्टेटमेंट क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला कथन रहेगा, भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता, ठीक है। इसका कारण है भूमि पर उपयोगी जीवन काल असीमित होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो हमारा लैंड है इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि भूमि का उपयोग हम लोग जीवन काल, है ना, जिसका जीवन काल होता है अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं होता कि हम लोग 10 साल तक ही यहाँ रहेंगे, इससे ज्यादा साल तक नहीं रहेंगे, अगर हम जाएंगे तो कोई और आगे रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसका कारण भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। इसका रीजन दिया हुआ है द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो हमारा assertion और रीजन दोनों सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कथन दिया हुआ है दोस्तों, यदि किसी संपत्ति को प्रयोग में नहीं लाया जाता तो उस संपत्ति पर ह्रास लगाना चाहिए। कारण है, ह्रास न केवल संपत्ति के प्रयोग के कारण उत्पन्न होता है बल्कि समय व्यतीत के कारण भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट है, इफ एन एसेट इज नॉट पुट टू यूज देन डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन दैट एसेट। यानी कि संपत्ति का अगर आप प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी संपत्ति पर दोस्तों ह्रास लगेगा ही लगेगा। अगर आप फोन ले आएंगे, ठीक है, फोन का आप यूज करें या ना करें तो एक समय बाद उसकी वैल्यू डाउन ही होगी, और जो वैल्यू डाउन होगी वही समझ लीजिए क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 मेरी सही है। डेप्रिसिएशन अगर नॉट ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ एसेट्स बट ऑल्सो ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। क्या कह रहा है?
ह्रास ना केवल संपत्ति के प्रयोग के कारण उत्पन्न होता है बल्कि समय व्यतीत के कारण भी होता है। तो ये भी मेरा बिल्कुल सही है। तो बोथ ए और आर मेरे क्या रहेगा, सही रहेगा, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मूल्य ह्रास आयोजन से संपत्तियों की पुनर्स्थापना में सहायता मिलती है। कथन 2 है दोस्तों मेरा, ह्रास लगाया जाना अनिवार्य है। स्टेटमेंट 1, डेप्रिसिएशन प्लानिंग हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स। एंड स्टेटमेंट सेकंड रहेगी, डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो है आयोजन से संपत्ति की पुनर्व्यवस्था में सहायता मिलती है, तो बिल्कुल दोस्तों ये क्या रहेगा, मेरा सही रहेगा। और डेप्रिसिएशन जो है क्या है, मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो ये भी मेरा स्टेटमेंट सेकंड भी क्या रहेगी दोस्तों, सही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड करेक्ट रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कथन है क्रमागत ह्रास विधि आयकर अधिनियम में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इस हिसाब से कथन 2 है, मूल्य ह्रास की राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो दोस्तों मेरा कथन 2 भी राइट है, और जो हमारी क्रमागत विधि है आयकर अधिनियम से मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में द मेथड ऑफ प्रोग्रेसिव डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट, मान्यता प्राप्त है दोस्तों। द अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो दोस्तों जो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व है इसको लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास 8, जिसमें डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन और रिजर्व के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं, जो कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन करने हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, इसमें हमारे फ्री डेमो क्लासेस भी चल रहे हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेगा वो हमारी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।